हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर की, जो हमारा एंड करेगा पूरा हिस्ट्री और सिविक्स का बोर्ड्स की तरफ से मिला हुआ क्वेश्चन बैंक हमारा ख़त्म हो जाएगा पूरा रिवीजन करके। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे ये सारे। सिविक्स के जितने भी चैप्टर्स थे, 4 चैप्टर्स देखे थे, एक ओमिटेड है आपका ये साल। एंड 2 चैप्टर्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग बचे हुए 2 चैप्टर्स दैट इज थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर कवर करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज थर्ड चैप्टर है एंड फोर्थ वाला है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, आपने वीडियो अभी तक देख ही लिया होगा। ये सारा रिवीजन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने हमारा अलग से रिवीजन इस चैनल पे कवर किया था। आज हम बोर्ड्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक मिला है उसका हमारा रिवीजन चल रहा है। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग बेटा। हेलो विनायक, गुड इवनिंग। हाय श्रीमयी, गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू। हेलो साहिर, गुड इवनिंग बेटा। हेलो सैयद, हाय सानवी। आई एम फाइन बेटा। हिस्ट्री पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे पेपर्स आपके अच्छे से जाए। ब्लेस यू ऑल। एंड आई एम श्योर आप बोर्ड्स में सभी जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप लोग जहाँ भी हो, सब लोग बहुत बेहतरीन स्कोर करेंगे अगर आपने मेरे सारे वीडियो स्टार्ट से फॉलो किए हैं। हर एक चीज़ आपको डिटेल में आती होगी एक्सप्लेन करने। हेलो हेलो मोरवे, आई डोंट नो आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मोरवे माहे जबीन। हेलो शिव, हाय। हेलो संजना, आई एम फाइन, गुड इवनिंग। हेलो फाउंडर। सो लेट्स ड्रेनेज का बहुत सारा मीनिंग है। ज्योग्राफी में जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज यहाँ पे रिवर सिस्टम की बात होती है। ड्रेन आपका, आप बाथरूम में जो ड्रेनेज बोलते हो बेटा, वो क्या होता है? वो आपका पानी सब एक तरफ इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर पाइप से निकल जाता है, राइट? तो वो क्या होता है बेटा? ड्रेनेज होता है। ये सारा पानी इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर नाले में जाता है। ये पूरा सिस्टम को क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो वैसे ही एक, अभी उसको जूम कर लो पूरा सा, जूम आउट कर लो पूरा सा, और बड़े लेवल पे सोचो अभी कि कंट्री में पूरा पानी जो आएगा वो सब कहाँ सब जाएगा। तो वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये हो रहा है ड्रेन। तो ड्रेनेज सिस्टम जब मैं ज्योग्राफी के सेंस में बात करता हूं तो मैं अपने रिवर्स, स्ट्रीम्स, उसकी बात कर रहा हूं। ओके, चलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्योग्राफी के लिए रखेंगे। हेलो प्रिया, हाय। हेलो मंटू, थैंक यू सो मच बेटा। एंड हेलो मंगल। श्रीमय, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था मैथ्स के लिए, देखते हैं कुछ ऐसा हो सका तो। हेलो विनित। सो लेट्स स्टार्ट ना, अभी बहुत टाइम हो गया है। लेट्स जस्ट स्टार्ट। आधे लोग आंसर भी देना चालू कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी, पॉलिटिकल पार्टीज का क्वेश्चन है। when people come together and participate in electoral process to acquire political power, such organizations are called dash. So जब लोग आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो इलेक्ट्रल प्रोसेस में पार्ट लेते हैं और पॉलिटिकल पावर उन्हें चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे उनका पावर चाहिए। पॉलिटिकल पावर मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया का जितना भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, टैक्सेस है, ये सारी चीजें का पावर कंट्रोल उनके हाथ में होगा, तो उसे पॉलिटिकल पावर कहते हैं। वो जब ऐसा होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, वेरी सिंपल आंसर, वेरी इजी आंसर। सभी ने सही आंसर दिया है, कुछ लोग खाली गलत आंसर दिए हैं। उसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कहते हैं बच्चों। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो सोसाइटी के लिए काम करती है, कोई भी एनजीओ भी हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पावर के लिए, इसलिए मैं आपको डिफाइन यहाँ पे, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पूरा ये कि पॉलिटिकल पावर क्या होता है। सो याद रखो, ये आंसर सी है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, आई होप जिसको जिसको भी डी ऑप्शन लगा था वो नहीं, मतलब समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हेलो ग्रीष्मा, हेलो। ओके, आई ट्राई टू रिमेंबर योर नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन डैश स्टेट। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी स्टेट की पार्टी है? वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हम लोग हमारे एमसीक्यूज में कवर कर चुके हैं।
वेरी गुड, सानवी का मैसेज सबसे पहले दिख रहा है मुझे, फिर विनायक, फिर श्रीमई फाउंडर का नाम क्या था, नाम 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 विनित, विनित का दिख रहा है। ओके, सभी का आंसर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। हेलो अदिति, हेलो अभिजीत, थैंक यू बेटा, लव यू टू बेटा। अभिजीत आई गेस अभी जस्ट मैंने आपकी कोई कमेंट को रिप्लाई किया था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। जस्टिस पार्टी, अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी। तो एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो थी जस्टिस पार्टी, वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई? गुड इवनिंग आदिति। अदिति हम लोग इसके बाद ज्योग्राफी करने वाले हैं और उसके बाद इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश के 2 पेपर है, तब तक मैं चाहता हूं सारे बच्चे वो सॉल्व कर ले पेपर। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हमारा इंग्लिश हो जाएगा। चलिए आंसर करिए अभी फटाफट, थर्ड वाला। बहुत लोग ने आंसर किया है। नहीं बेटा, शिवसेना आंसर नहीं है। विनीत, यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी, दैट इज द्रविड़ मुनेत्र खजगम, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है। डीएमके के नाम से बहुत पॉपुलर पार्टी है ये। डीएमके के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ओके, अभिजीत इज भाग्यश्री। ओके, मैं ट्राई करूँगा याद रहे मुझे भाग्यश्री आपका नाम। हाय निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। टू अचीव पावर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश। तो अब भी हम लोग बात कर रहे थे पावर एक्वायर करना किसका मेन ऑब्जेक्टिव है? थैंक यू सो मच लवी रोज, आपकी एग्जाम मेरे वजह से आपकी इंग्लिश एग्जाम अच्छी गई। आई एम ग्लैड मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप लर्निंग। हेलो तन्मय, वेरी इजी आंसर, कम ऑन। यस, वेरी गुड। पॉलिटिकल पार्टी, सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है पावर पाना, है ना, वरना वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही हो जाती थी नॉर्मल। ओके, बट ये पावर के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए इट इज पॉलिटिकल पार्टीज। हाय राज, हाय अंशराज, हाय अमृता एंड एवरीवन एल्स जो ज्वाइन हुए अभी, जो एक एक नाम दिख रहे मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है गिव रीजंस के साथ ट्रू और फॉल्स करना, ट्रू और फॉल्स देना विद गिव रीजंस। एक एक डिस्कस करेंगे। पहला गिव रीजन, पहला ट्रू और फॉल्स ये है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। क्या ये बात आपको सही लगती है जो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक लिंक का काम करती है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ट्रू और फॉल्स कैसे मेंशन करना है। आपको पहले लिखना है द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स व्हाटएवर। हेलो मानस, यस, वेरी गुड, इट इज ट्रू। सीधी सी बात है, इट इज द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज लिंक का काम करती है। एंड द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसका रीजंस आपको मेंशन करना है। तो थोड़े से रीजंस बताइए, क्या क्या हम लिख सकते हैं? हमारे कंप्लेन्स, हमारे डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुंचाना, लोगों के डिमांड्स और कंप्लेन्स गवर्नमेंट तक पहुंचाना, गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज हम लोगों तक पहुंचाना। तो ये दोनों तरफ की आपको बातें, पॉइंटर्स लिखने हैं। हाय राहुल, आदिति बेटा कल थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था मेरे यहाँ पे। आजकल वाईफाई बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, सो इसीलिए। यस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट की होती है वो लोगों तक पहुंचाना। जैसे कि आप देखते रहेंगे वो सब आपको एड्स आती होगी अलग अलग नेशनल, ये क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर योजना, अलग अलग योजना का वो लोग ये करते हैं, कि सबको गैस सिलेंडर मिलेगा, सबको बैंक अकाउंट मिलेगा, सबको
ये सारी चीज जो है ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो इतने टाइम से थी, लेकिन वो एक्टिव नहीं थी। तो जब से मोदी जी आए, भाजपा पावर में आई, तब से उन्होंने उस चीज का एडवर्टाइजिंग भी करना चालू कर दिया, ताकि मैक्सिमम लोगों को वो पता तो पड़े कि ये आप लोगों के लिए पॉलिसीज है, ये सारी स्कीम आप लोगों के लिए बनी है, आप लोग इसको एनरोल करिए, ऐसा। जैसे कि घर, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, घर जैसे अगर आप लेते हैं अपने नाम पे, पहला अगर वो घर होगा तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और आपको पीएम योजना है समथिंग, आवास योजना उसका नाम है मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आवास योजना है, उसके तहत आपको 2 lakhs के आसपास का डिस्काउंट मिलता है एक तरह से। तो ये सारी स्कीम्स जो है ये पब्लिक के लिए बनी है, लेकिन अगर पब्लिक को पता ही ना हो तो कैसे चलेगा, राइट? गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर पता ही ना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज हमें अगर ये एडवर्टाइज करेगी, हमें वो बताएगी, तब हमें पता पड़ेगा ये सारी बातें। ओके, सो ये हो गया पूरा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी ऊपर हम लोग बात कर रहे थे ये बात का कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, वो सोसाइटी के लिए तो काम करती है पावर के साथ, लेकिन है ना, तो ये ट्रू हम बोलेंगे, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप होते हैं अलग अलग। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप होते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी एक टाइप होती है। ओके, तो ये यहां पे आपको करेक्ट समझना है लॉजिक यहां पे, कि सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, और ये सोसाइटी में ही फॉर्म होती है, ये सारा आपके सोसाइटी में ही फॉर्म हुआ है। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन ये कहां पे है, आपका पर्सनल लेवल पे नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर्टिकुलर कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरे जनहित के जारी है, ये पूरे लोगों के बीच में मौजूद है, तो उसे सोशल सोसाइटी के लिए काम करती है ये। ओके, तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है। तो अगेन आपको क्या लिखना है, पहले तो अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसके बाद बस ये पूरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो लिंक करना है कि एक सोसाइटी की, कम्युनिटी के आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करती है और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, हर एक लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है वो, सोसाइटी के हर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब वो उसी का हिस्सा है, उसी से निकला है, जो उसी के लिए काम कर रहा है, उसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर ऑलमोस्ट दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है, कोलिजन पॉलिटीज लीड टू इंस्टेबिलिटी। सो कोलिजन का मतलब पता होना चाहिए, कोलिजन पॉलिटिक्स जो है उससे इंस्टेबिलिटी होता है, ये क्वेश्चन है। सो आपको कोलिजन का मतलब पता होना चाहिए। कोलिजन यानी कंबाइन होना, कोई चीज साथ में कंबाइन हो जाना। तो ये कह रहे हैं कि जब कोलिजन हो जाता है पॉलिटिक्स का तो उससे काफी इनस्टेबिलिटी हो जाती है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? और ये बात याद रखना, हमारे यहाँ पे कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, आई होप आप सबने ये सब पढ़ा है। वेरी गुड वेरी गुड। द गिवन स्टेटमेंट इज, द अबाउ स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 1989, अगर आपको याद होगा, 1989 के बाद से कोई भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, और इसीलिए हर छोटी छोटी पार्टीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे देयर इज नो लिमिट कि कोई पार्टी नहीं बना सकता है, कोई भी पार्टी बना सकता है। आप अगर चाहो तो आप आगे जाके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाओ, ऐसी अपना कुछ सोशल वर्क करो, अच्छा खासा ग्रुप फॉर्म कर लो, आप अपने आप को एज अ पार्टी रजिस्टर करके रीजनल वाइज, लोकल वाइज चालू करके आप अपना पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। सो ये चीज हमारे यहाँ पे लिमिटेशन ऐसा कुछ है नहीं। हमें अगर किसी के पास भी हक है पार्टी बनाने का, हमारे पे बहुत सारी पार्टीज है, रीजनल पार्टीज तो भर भर के पार्टीज है। ओके, सो ये चीज जो है, इसके वजह से क्या होता है कि पीपल का वोट डिवाइड हो जाता है और किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, और तभी से सिस्टम निकला कि कोलिजन गवर्नमेंट, यानी कि एक बड़ा पार्टी और उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे लोग जुड़े हुए रहते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं अपनी पार्टी का पूरा, और साथ में मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। ओके, सो ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी ये किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये किया हुआ है सारा, एंड ये सारे पॉइंटर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, सो आंसर शुड बी फॉल्स, और फिर बाद में आपको रीजंस लिखना है, ठीक है? हमारे यहाँ पे है कोलिजन पार्टीज। नेक्स्ट है
शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी। तो अभी देखिए वो कह रहा है कि शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब में, अगर आपको याद होगा पंजाब की पार्टी है ये नेशनल पार्टी है क्या? हमारे यहाँ पे पहले तो दो तरह की पार्टी है, क्या ये नेशनल पार्टी है क्या? श्रीमयी देखो क्रैश, देखो इंस्टेबिलिटी ऐसा नहीं हम बोल सकते। हाँ आपस में उनके कभी कभार ये होती है कि पॉइंट उनके थिंकिंग नहीं मिलती है तो वो लोग का कोलिजन टूट जाता है, लेकिन उससे ये जनरल केस में ज़्यादा ऐसा होता नहीं है। जनरली पूरी पूरी कोई पूरा सपोर्ट कभी छीना नहीं जाता है। हार्डली ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें इतना बुरा कोलिजन उनका ब्रेक होता है कि इंस्टेबिलिटी हो जाए, है ना। इंस्टेबिलिटी एक कंट्री के लेवल पे बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है कि पूरे कंट्री में इंस्टेबिलिटी है। ओके सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यस कांग्रेस की मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये किया गया था। नॉट टेकिंग नेम किसका? सैयद जी, सैयद रेहाना, आप ऐसा बुरा क्यों मान रहे हो? नाम में क्या रखा है बेटा? आप आंसर करते जाओ, मैं नाम लेते जाऊंगा। चलिए फोर्थ वाला बताइए। यस वेरी गुड, इट इज नॉट अ नेशनल पार्टी, वो रीजनल पार्टी है, पंजाब की रीजनल पार्टी है वो, है ना। तो वेरी सिंपल, आपको पहले तो लिखना है कि ईसी जो है वो रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी कैसे डिसाइड करती है। नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ सीट्स, ये सारी चीज़ें, नंबर ऑफ सीट्स देखी जाती है, कितना उनको इलेक्शन में सीट्स मिला, एंड ये सारी बेसिस पे उनको लिस्ट किया जाता है। एंड शिरोमणि अकाली दल जो है, मैं श्रीमयी बोलने जा रहा था शिरोमणि अकाली दल जो है वो एक रीजनल पार्टी है पंजाब की। ओके हेलो वनीता। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। एक्सप्लेन कंसेप्ट्स दिया है आपको, तीन कंसेप्ट जो आपके टेक्स्ट, ये सारा टेक्स्ट बुक से ही है, ठीक है। तीनों कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। रीजनलिज्म क्या होता है, नेशनल पार्टीज क्या होती है, रीजनल पार्टीज क्या होती है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, सारा पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। आप इसको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज याद रखो, 2 मार्क्स के लिए आएगा ये। आपको 3 से 4 पॉइंट अच्छे खासे लिखने हैं, पॉइंट वाइज खाली लिखना मत भूलिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए राइटिंग में, और राइटिंग का लाइक स्टेटमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने पे फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके तो रीजनलिज्म क्या होता है? रीजनलिज्म इज बेसिकली आप अपने रीजन से बहुत प्यार करते हो, आपको अपना, अब आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्टिकुलरली मुंबई से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कोई भी आप सिटी की बात करोगे, मुझे मुंबई को मैं ज़रूर चूज़ करूंगा, राइट। मुझे आप बोलोगे दिल्ली या मुंबई, तो मैं मुंबई बोलूंगा, आप मुझे, है ना। सो एक अपने पर्टिकुलर रीजन से सबको बड़ा प्यार होता है। सो रीजनलिज्म उस चीज़ को बताता है कि हमें अपनी चीज़ें जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं वो चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हमें अपना प्राउडनेस फील होता है। एंड वहाँ की एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है, वहाँ का एक हिस्ट्री होता है, वहाँ का एक ट्रेडिशन चलते आता है, वहाँ का एक पर्टिकुलर एक फीलिंग रहता है जो हमें पर्टिकुलर अपने रीजन में ही मिलता है, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे बात करनी है आपको। नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज के ऊपर अगेन आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि नेशनल पार्टी कैसे फॉर्म होती है, कितना क्राइटेरिया क्या है। पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव एटलीस्ट, अगर आपको याद होगा, 6% वैलिड वोट्स इन 4 एंड मोर स्टेट्स, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको मेंशन करना है जो ईसी ने बताया हुआ है, तब जाके वो नेशनल पार्टी में आता है। ये सारा आपको यहाँ पे बात करना है। हाय रिंकू, हेलो दिवांग। सो ये सारे पॉइंटर्स, चलिए कंप्लीट द एक्टिविटी पे आ जाते हैं अभी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा, आप अब बताइए मुझे आंसर। अलग अलग पार्टीज, ये एक्चुअली आपका चार्ट अगर आपको याद होगा तो आपके बुक वाइज बहुत ज़्यादा है, अलग अलग पार्टीज का हो सकता है ईयर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिटेड सिर्फ चार लाइक आंसर्स करने हैं, 4 फिलअप्स भरने हैं। ओके सो ये दूसरे कोई पार्टी का नाम या दूसरे कोई ईयर भी हो सकता है, यहाँ पर सिलेक्टेड ईयर है। जल्दी से बताइए 1885 में कौन सी पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी? यस वेरी गुड अदिति, साक्षी, आप लोग के पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ओके रेहाना, आई एम ग्लैड आपने शेयर किया बेटा।
चलिए कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, वेरी गुड। भारतीय जनता पार्टी का कब फॉर्मेशन हुआ था बताइए अभी, नेक्स्ट फटाफट। हेलो आदित्य, नेक्स्ट बताइए फास्ट। भारतीय जनता पार्टी का कब फाउंडेशन हुआ था, ईयर बताना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। 1980, वेरी गुड। 1980 भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा। ये बेटा 2 मार्क्स के लिए आएगा आपको, हाफ हाफ मार्क्स, 4 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के लिए आएगा बेटा आपको। नेक्स्ट बताइए 1984 में कौन सी पार्टी फाउंड हुई थी? 1984 में कौन सी पार्टी फॉर्म हुई थी? वेरी गुड, मोरवे जी ने 1998 वाला लास्ट वाला आंसर दे दिया। वेरी गुड, 84 में विनय ने आंसर दिया। 84 में आया था बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 1984। और लास्ट वाला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1998, 1998 इज द आंसर। जो पहले किसी ने तो एक आंसर दे दिया था। वेरी गुड एवरीवन। सो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जितनी भी दूसरी पार्टीज है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी जितनी भी पार्टी है उस सभी के फाउंडेशन ईयर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखने हैं। कोई भी यहाँ पे पार्टी का नाम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो दिया है वही आए। ओके, सो ये याद रखिएगा। बुक में जितनी पार्टीज है उसके फाउंडेशन ईयर याद रखिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मेजर रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो अलग अलग रीजनल पार्टीज है उसके नाम बताने हैं। सबसे सिंपल, सबसे इजी तो आ ही जाना चाहिए नाम याद आपको। कम ऑन, महाराष्ट्र की 4 रीजनल पार्टीज का नाम बताइए। वेरी गुड। एक तो सबसे इजी शिवसेना, रीजनल पार्टी ऑफ महाराष्ट्र जो अभी पावर में है, रीजनल पार्टी ऑफ महाराष्ट्र विच इज इन पावर। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना का पावर चल रहा है। वेरी गुड। ये किसने आंसर दिया है? देवांग ने देखिए आंसर दिया है पूरा। समाजवादी पार्टी भी आंसर है। वेरी गुड। मनसे, दैट इज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी। वेरी गुड राज। हाउ टू राइट बोर्ड पेपर। बोर्ड पेपर कैसे लिखना है बेटा, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता चुका हूं। हर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं सारे, कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने हैं वो भी मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं जब भी बात होती है बताते रहता हूं। वेरी गुड। बहुजन विकास अघाड़ी, वेरी गुड विनय। मनसे, समाजवादी पार्टी, वेरी गुड। चलो, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, याद रखिएगा। बट 4 कोई भी आप याद रख सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट आपको बताना है नेशनल पार्टीज बतानी है। मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया, मेजर नेशनल पार्टीज बताना है आपको। कम ऑन, नेशनल पार्टीज का नाम। हाँ, मैथ्स का भी लेने का सोच रहा हूँ बट अभी तक डिसाइडेड नहीं हूँ कैसे उसका करें हम लोग। लाइक आप लोग सॉल्व करेंगे फिर हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे, या मैं सॉल्व करके करूँ, क्योंकि बहुत बड़ा था वो लोग ने क्वेश्चन बैंक के नाम पे इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं ना, मतलब पूरे चैप्टर्स के, कि आई डोंट नो कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वो सारा वीडियो सेशन बना सकूँ। बट आई ट्राई समथिंग। इट्स माई प्लेजर निकिता, थैंक यू सो मच।
चलिए भाजपा, वेरी गुड। सबसे पहले तो पावर वाली पार्टी फटाक से नाम याद रखिएगा, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना रीजनल पार्टी है तन्मय, अब भी हमने रीजनल पार्टी में कवर किया वो, वेरी गुड। कम्युनिस्ट पार्टी याद रखो, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये भी याद रखना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी है। तो ये सेम सेम टाइप ऑफ नेम वाले अगर आप याद रख पाओ तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए मेरे हिसाब से। ओके, तो थोड़ा वैसा कुछ करके 4 नाम याद रखिएगा सब लोग। फिर तृणमूल कांग्रेस, दैट इज ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये भी है। बहुजन समाज पार्टी भी है नेशनल। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको आंसर ब्रीफ है, 3 ही क्वेश्चन दिए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एंड एजेंडा। सो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके टेक्स्ट बुक में सारी बातें इसकी एक्सप्लेन कर दी गई है अच्छे से। आप ये लिख सकते हो कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, सभी का एक आइडियोलॉजी होती है, सभी का एक एजेंडा होता है, वो लोग को पावर चाहिए होता है, वो लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, वो लोग मेजोरिटी सीट्स पे इलेक्शन लड़के वो लोग लाइक जीतते हैं और फिर बाद में ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलके वो लोग मिलके गवर्नमेंट चलाते हैं, ये सारी बातें। और फिर हमने जो ऊपर फिलअप में देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, तो ये बात भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ओके, फिर क्या चेंजेस नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो सीधी सी बात है काफी चेंजेस आया। पहले सब कांग्रेस 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 का ही एक डोमिनेशन था, लेकिन बाद में ये नहीं रहा, उसको हरा दिया गया। और फिर बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि अलग अलग तरह की पार्टीज आ गई, रीजनल पार्टीज आ गई, रीजनल पार्टीज को इंपॉर्टेंस दिया गया और वन पार्टी सिस्टम जो है वो खत्म हो गया आफ्टर द 1989 इलेक्शंस। सो ये सारा। और लास्ट में है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एंड एजेंडा। तो ये यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आइडियोलॉजी क्या होता है और एजेंडा क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है, एजेंडा होता है। अगर आपने ये देखा हुआ है, आई डोंट नो, वीडियो देखा हुआ है, तो उसमें हमने ये बात की थी कि आइडियोलॉजी क्या होती है और एजेंडा क्या होता है। हर पार्टी का एक गिवन आइडियोलॉजी था कि वो लोग किस बात पे बिलीव करते हैं, किस बात पे वो लोग मानते हैं। और एजेंडा ये होता है कि वो लोग क्या क्या चीज हासिल करेंगे बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी। एजेंडा इज बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी, ये चीज एक याद रखना। आपका जो भी पार्टी का एजेंडा है वो किस चीज पे बेस्ड होता है, आपकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है। आइडियोलॉजी ये होता है कि वो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीज को मानते हैं, ये सारी चीज को फॉलो करते हैं। ओके, ये जब मैं बात करता हूँ कि हमारी पार्टी सेक्युलर है, हमारी पार्टी सोशलिस्ट है, हमारी पार्टी कम्युनिस्ट है, तो ये सब जो बात करता हूँ ये उनकी आइडियोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या कहती है कि उनका मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, वो अपने उनका पूरा मार्क्सिज्म के ऊपर बेस्ड उनका ये है। सो अब उस बेस पे वो एजेंडा क्या क्रिएट करेंगे, तो उनका एजेंडा ये होगा, मार्क्सिस्ट पॉलिसी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी सिखाती है कि वर्कर्स, लेबरर्स, जितने भी लोअर स्ट्रेटा वाले जितने लोग हैं जो मेन काम करते हैं, उनके हाथ में भी पावर होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये पूरा बात यहां पे आना चाहिए। ओके, सो ये थोड़ा आप लिखिएगा। नेक्स्ट ये क्या है, अदिति वही तो बता रहा था, आप सुन नहीं रहे थे क्या। 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स चैप्टर चालू करेंगे, जिसमें अगेन यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी, डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। इसमें हमने देखा था, इस चैप्टर में देखा था अलग अलग कैसे मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बेवजह भी होते हैं लेकिन ठीक है, बट ये हमने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पे आप बताइए कि फार्मर्स मूवमेंट का मेन डिमांड क्या था।
वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो देखिए ये चैप्टर तो पुराना, मतलब ये टेक्स्ट बुक पुरानी है और ये पहले के मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। पहले के मूवमेंट्स का एजेंडा हमने बात किया राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और आज अब जाके जो हमारी सिचुएशन है, हमको जब गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन दिया है कि फार्मर्स को उनको राइट प्राइस मिल सके, ओपन मार्केट कर दिया है, तो आज प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का कि हमको वो लॉज नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी पॉलिटिकल पावर के लिए और पॉलिटिकल गेम्स के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है, एंड आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो मूवमेंट में क्यों हिस्सा ले रहे हैं और उस पर्टिकुलर रैली में क्यों है। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे लिखा है बड़े अच्छे से कि राइट प्राइस पाना उनका डिमांड था, पहले मेन डिमांड था फार्मर्स मूवमेंट का, और आज वो चीज़ पूरा उल्टा हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको लाइक कंटेम्प्रेरी इशू जो हमारा है उसको भी लिंक करने, आपको आंसर्स में लिंक करने आना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट विद रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स डैश वॉज इनिशिएटेड। सो हमने ऐसा कौन सा रिवॉल्यूशन किया था जिससे हम सब लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, यानी हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। इनफैक्ट इसके वजह से हम लोग ने एक्सपोर्ट चालू कर दिया था। सो वो कौन सी चीज है, कौन सा रिवॉल्यूशन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी सिंपल आंसर, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने हमारा एग्रीकल्चर यील्ड, क्रॉप्स यील्ड जो है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, हाई यील्ड क्रॉप्स। अगर आपको याद होगा हमने साइंस में भी इसकी बात की थी काफी ज्यादा, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने अपना हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, और जिससे हमने सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे, हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता है दूसरों पे खाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी सिंपल अगेन, डैश इज नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। कौन है जिन्हें हम वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं? इन्होंने राजस्थान, अगर आपको याद होगा ये सब मैंने पढ़ाया था वीडियो में, ये सारी बातें की थी मैंने। वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजस्थान में काफ़ी वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसके वजह से उनको ये नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है वाटरमैन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, दैट इज द नेम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड पीपल, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। फिर सीधा आ जाता है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। वेरी, अब बात कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग में, मैंने बोला आपको, तभी इसी लाइन से मैंने शुरुआत की कि मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट कि नॉट इंपॉर्टेंट। क्या बोला था मैंने? हेलो उदय, थैंक यू चेतन, थैंक यू सो मच बेटा फॉर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स। श्रीमयी, आप ट्रू कह रहे हो उसको, वो लोग नॉट इंपॉर्टेंट कह रहे हो बेटा मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट है ना, इन्होंने नॉट इंपॉर्टेंट कहा है, सो इट इज फॉल्स। ओके, याद रखना आपके टेक्स्ट बुक में शायद से इसको इंपॉर्टेंट बोला गया था, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं था क्वेश्चन, तो वो ऐसे याद मत करना, रट्टाफाई करोगे अगर तो वो ट्रू फॉल्स करके याद नहीं रहेगा। पढ़ना अच्छे से पूरा स्टेटमेंट, यहां पे उन्होंने देखो ट्विस्ट कर दिया है, मूवमेंट्स आर नॉट लिखा है, नॉट इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, सो आंसर फॉल्स है इसका। और रीजंस आपको वही लिखना है, रीजंस आपको सपोर्ट में लिखना है कि इट इज इंपॉर्टेंट ना। तो पीपल ऑर्गेनाइज करते हैं मूवमेंट अपने सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, लीडर्स भी उसका साथ देते हैं, एक्टिविस्ट का साथ देते हैं उस चीज को करने के लिए, गवर्नमेंट ताकि उस प्रॉब्लम पे ध्यान दे। रीजंस आपका कॉमन ही यूज हो जाएगा। ओके, बट आंसर जरा क्वेश्चन रीड करना पूरा, फिर देखना, ठीक है? कोई बात नहीं श्रीमयी, सॉरी की बात ही नहीं, बस ध्यान देना, याद रखना। इससे अच्छा है आपने ये मिस्टेक की, ताकि ये बात मैं बोल सका कि सभी बच्चे जो है क्वेश्चन पूरा रीड करिएगा। उसको हाफ रीड हमको आदत होती है, उसको हम खाली स्किम करते हैं, क्योंकि हमको आधा क्वेश्चन पहले से याद रहता है, इतना हमने पढ़ लिया होता है टेक्स्ट बुक में कि हमको याद रहता है। लेकिन याद रखो उसमें मिस्टेक हो जाएगी, तो थोड़ा सा पूरा अच्छे से शांति से पूरा क्वेश्चन रीड करना हमेशा, और उसके बाद
उसका आंसर करना, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है वुमेन्स डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो ये तो एकदम सीधी सी बात है यार, फॉल्स इसका आंसर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए यार, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए मूवमेंट्स के लिए, तभी वो सक्सेसफुल मूवमेंट होता है, तभी तभी वो जो भी उनका एजेंडा था, जो भी उनका मांगे थी, डिमांड्स थी, वो पूरी होती है। तो ये सारा आपको अच्छे से लिखना है कि डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी कैसे स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, प्रोग्राम कैसे करेंगे, पीसफुल। देखो हमारे यहाँ पे अभी जो हुआ फार्मर्स मूवमेंट, वो कितना बुरा हुआ था 26 के टाइम पे। उन्होंने पता है पूरा फोर्ट में जाके, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट में जाके पूरा उन्होंने कितना सब सब किया था। सो ये सारा चीज़ बहुत ही गलत हो गया था, उसमें कोई लीडरशिप नहीं थी, उसमें सब लोग ने हाथ उठा दिए थे बाद में कि अरे हमने किसी को नहीं बोला था, सब वेरियस अलग अलग क्लिपिंग सामने आ रही थी कि हमने नहीं बोला था, और आधे लोग ने अपने मन में से अपने बस में पूरा मूवमेंट ले लिया। तो ये सब जब कोई एक लीडर नहीं होता है ना, स्ट्रांग लीडर नहीं होता ना, तब ऐसा सब होता है कि सब लोग अंधाधुंधी कर रहे हैं चीज़ें, और यहाँ पे ऐसा सब हो रहा है। ओके, तो ये आंसर तो पहले तो अबाउट स्टेटमेंट इज फॉल्स, और उसके बाद आपको ये सारे रीजंस लिखने की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है कंज्यूमर मूवमेंट कैम लिखा है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कंज्यूमर मूवमेंट केम आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये बात भी सच है कि कंज्यूमर मूवमेंट्स भी होते हैं, अलग अलग कंज्यूमर्स को जो प्रॉब्लम फेस होती है उसके लिए कंज्यूमर मूवमेंट्स भी होते हैं। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था 1986 में, ये बात जरूर यहां पे लिखिएगा सब लोग। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, क्योंकि कंज्यूमर को बचाना है, उसको प्रोटेक्शन देना है, उसका हक है सेफ्टी और अच्छे प्रोडक्ट्स उसको मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू बेटा। फोर्थ वाला बताइए, चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए। द ग्रीन रेवोल्यूशन डिवाइडेड द फार्मर्स into rich farmers and poor farmers. Very important question, huh? वेरी गुड। द अबाउ स्टेटमेंट इज, नहीं बेटा श्रीमयी फिर से आपने रॉन्ग बोला, द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू बेटा। पुअर फार्मर्स तक उसके बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाए थे। कंफ्यूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन रेवोल्यूशन में रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स में ये डिवाइड आ चुका था, क्योंकि सभी तक ये बेनिफिट्स नहीं पहुंचा था। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट था वो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, पर्टिकुलर वहां पे पानी का सहूलियत या जो भी चीज उसके लिए रिक्वायरमेंट थी वो हर फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं थी। इसलिए पुअर फार्मर्स, यहां पे हम लोग देखो रिच और पुअर की बात कर रहे हैं, यानी जिसके पास पैसे थे वो सारी चीजें इक्विपमेंट लेने का, या जो भी वो हाई यील्डिंग वेराइटी वाला सीड्स लेने का पैसा, या जो भी चीज रिक्वायर है उस चीज के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, वो पुअर फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि देयर वाज अ डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर। आपके टेक्स्ट बुक में ये सारी बात दी गई है, आप जरूर एक बार उसको रीड करिएगा प्लीज। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स। ट्राइबल मूवमेंट क्या होता है? वेरी सिंपल, वेरी इजी। ट्राइबल मूवमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर आपको लिखना है। ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स हमारे यहाँ पे, कोलम, गॉन्स, कोलीज, भिल्लाज, रामोशीज, मुंडा, ये सारे अलग अलग हमारे यहाँ पे ट्राइब्स है जो रहते हैं, जंगल्स में भी रहते हैं, लाइक फॉरेस्ट एरियाज में भी रहते हैं, एंड नॉर्मल में भी रहते हैं। सो उनके हक के लिए ये ट्राइबल मूवमेंट निकला था। जब ब्रिटिश सरकार थी और वो उन्हें फॉरेस्ट यूज करने से रोक रही थी, क्योंकि ट्राइबल लोग, ट्राइब्स कहाँ पे रहते हैं, आदिवासी लोग कहाँ पे रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं मोस्टली, राइट। सो ये चीज़, फॉरेस्ट ही उनका रहना सहना है, वहीं पे वो डिपेंड होते हैं, और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें निकालना शुरू कर दिया था, उन्हें रोकना शुरू कर दिया था। तब से ये ट्राइबल मूवमेंट चालू था कि उनके डिमांड्स क्या थे कि उनको हक अपना जो है फॉरेस्ट पे वो दे दिया जाए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे उनको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, यूज़ करने के लिए परमिशन मिल दी जाए वो, और
उनको अपने फॉरेस्ट लैंड पे कल्टीवेट करने का हक मिलना चाहिए। सो ये सारा आपको लिखना है। वर्कर्स मूवमेंट, अगेन वर्कर्स मूवमेंट क्या है, तो अगेन जो यहाँ पे अलग अलग हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह चालू हुआ था, एंड जब एम्प्लॉयर्स लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, एम्प्लॉयर्स लोग एम्प्लॉई को एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे, वर्कर्स को इन शॉर्ट एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे, जब उनसे 12 से 14 घंटे तक काम कराया जा रहा था फैक्ट्रीज में, एंड उनको वेजेस नहीं दिए जा रहे थे जितने वो डिजर्व करते हैं। ये सारा जब हो रहा था तब वर्कर्स मूवमेंट निकली थी। ट्रेड यूनियन कंसेप्ट भी तभी से बना था। सो ये सारा चीज आपको यहाँ पे लिखना है। कंज्यूमर मूवमेंट इज बेसिकली जो जितने भी प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए कंज्यूमर मूवमेंट आया था, जो 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद काफी ज्यादा ये आया। एडल्ट्रेशन वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि जो मिलावट की जाती है। नायक मूवी का एक सीन है, अगर आपको याद होगा, नायक मूवी आपने देखी है अनिल कपूर की, उसमें एक सीन है, वो जाता है राशन की दुकान में जाते हैं और वहां पे वो गेहूं का वजन करता है, तो वो देखता है कि वजन के नीचे उसने मैग्नेट लगाया हुआ है। आई डोंट नो इफ यू नो दिस थिंग और नॉट, बट नेट पे थोड़ा सा क्लिपिंग देख लीजिएगा इसका। सो वो मैग्नेट लगाता है एक तरफ वजन पे, तराजू पे, ताकि एक तरफ का वेट ज्यादा आ जाए और कंज्यूमर को कम जितना जाना चाहिए था उससे कम उसका प्रोडक्ट जाना चाहिए, ग्रेन्स वगैरह जाना चाहिए। सो ये सब जो है, ये सारा जो चीज है गलत चीज हो रही है। फिर मिलावट करना इज एडल्ट्रेशन। आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, चिली पाउडर के अंदर लाल ईंटें जो होती है उसका पाउडर मिक्स किया जाता है। फिर बहुत सारे ग्रेन्स में कंकड़ जानबूझ के वो लोग डालते हैं ताकि उसका वेट जो है बढ़ जाए और उनको फायदा हो जाए। तो ये सारा चीज एडल्ट्रेशन में आता है। ये सबसे प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर मूवमेंट्स आए थे। हेलो अतुल। फिर है कंप्लीट एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी आप कंप्लीट करिए। मूवमेंट, मेजर मूवमेंट्स इंडिया, अलग अलग मूवमेंट्स के नाम ले लो। अब भी ऊपर हमने सारे मूवमेंट के नाम ले लिए यार। मेजर मूवमेंट्स के 4 नाम फटाफट आप लोग ले लो, फटाफट। यस, वेरी गुड। फार्मर्स मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट, अब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, कंज्यूमर मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट। ये थोड़े यूनिक नाम थोड़ा याद रखिएगा। एनवायरमेंट मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट। अच्छा, रेवोल्यूशन जो है वो मूवमेंट में नाम नहीं डाल सकते हो आप लोग। रेवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ अ मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट आता है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन का नाम आप मूवमेंट में जोड़िए मत, ओके। ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट। विमेंस मूवमेंट, ओके। चलो फाइनल आपका ये है, आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है आपको। लेट मी सी, थोड़ा सा जूम करना चाहिए यार, बहुत। ओके, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज, रोल्स, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। एनवायरमेंटल मूवमेंट की बात ही नहीं हुई अभी तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट आज का जो हमारा चेंज होते जा रहा है और बहुत ज़रूरी है एनवायरमेंटल मूवमेंट होने के। हमारे यहाँ पे फिर भी अभी तक इतना इसका देखने नहीं मिलता। कोई आपको देखने नहीं मिलेगा जो सेव ट्रीज करके खड़ा है आज की तारीख में बाहर, कोई नहीं मिलेगा। गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, इतना दिल्ली में हाईएस्ट गर्मी हुई इतने सालों बाद, जब होली का दिन था, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। एनवायरमेंटल मूवमेंट के ऊपर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। इसके ऊपर आपको लिखना है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ जो डिग्रेड कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इससे रिलेटेड हमें कुछ मूवमेंट्स करना चाहिए। लास्ट मूवमेंट आई रिमेंबर इस चिपकू मूवमेंट जो हुआ था, जो ट्रीज बचाने के लिए हुआ था। सो वैसा अभी आपको देखने नहीं मिलता है। सो ये आपको थोड़ा लिखना है। फिर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। तो फार्मर्स मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट
करंटली हमारे यहाँ पे ये सब चल रहा है थोड़ा बहुत, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मर्स मूवमेंट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर, काफ़ी कुछ हमने बात ऑलरेडी मैंने बता दी आपको। सो वही सब बातें अगेन आपको लिखनी है कि कैसे फार्मर्स को अपना हक मिलने के लिए किसने शुरुआत की थी, और थोड़े से ईयर वगैरह लिखना है आपको ताकि आपको मार्क्स मिले। अगेन यहाँ पे आपको 2 मार्क के क्वेश्चन है ब्रीफ, लेकिन आपको अच्छे खासे 4 से 5 पॉइंट बनाने हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स लिखने हैं जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है फॉर विच रिफॉर्म्स वेर द विमेंस मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि विमेंस का मूवमेंट जो प्री इंडिपेंडेंस कौन से किस हक के लिए लड़ रहे थे। तो पहले तो इनजस्टिस हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था विमेन का, उनको रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, सोशल लाइफ में उनको पार्टिसिपेशन चाहिए, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सारी जो चल रही थी चीज़ें, पॉलीगैमी, ये सारी चीज़ें जो चल रहा था, विडो रीमैरिज, विमेंस एजुकेशन, ये सारे हक, ये सारी चीज़ों के लिए विमेंस मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस में चल रहा था। और मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज अ मूवमेंट? यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मूवमेंट? मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर इशू के ऊपर बात करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए वो मूवमेंट करते हैं। ओके, सो दैट वाज योर एंड ऑफ हिस्ट्री सिविक्स का पूरा हमने कर दिया। देखिए लास्ट में ये इंस्ट्रक्शंस, स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बच्चों के लिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि रिसेंटली वर्षा गायकवाड़ जी ने बताया था कि बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको ना 40 मार्क्स के पेपर के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 40 मार्क्स के पेपर के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज 2 hours 15 minutes हो जाएगा आपका। एंड बाकी देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन बैंक डज नॉट कंटेन ऑल क्वेश्चंस, ओमिटेड वाला आपको नहीं आएगा फॉर सिर्फ करंट ईयर के लिए। टेक्स्ट बुक देखो इन्होंने भी बोला है, रीड टेक्स्ट बुक थॉरोली। मैं भी आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, पहले दिन से बोल रहा हूं, रीड द टेक्स्ट बुक थॉरोली। ओके, गुड इवनिंग गायत्री, काफी लेट आए बेटा आप। फिर और क्या लिखा है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन नोटबुक। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने बोला सॉल्व करो, ये लिख के रखो, पूरा पेपर लिख के रखो, सॉल्व करके रखो। तो इन्होंने भी कहा है नोटबुक में लिख के रखो ये सब। कंसेप्ट मैप मत छोड़ो, सारे कंसेप्ट मैप जो है वो प्रैक्टिस करके रखो। एंड अपने टीचर्स, पीयर्स, दोस्तों से सबसे ये डिस्कस करो। तो हम तो अभी डिस्कस कर ही रहे। हेलो विख्यांत, काफ़ी लेट आए आप भी। यस श्रीमय, राइट है, 15 minutes फॉर 40 मार्क्स एंड 30 minutes फॉर 80 मार्क्स। सो दैट वॉज टूडे सेशन। आई होप आप सभी लोगों को मजा आया। हिस्ट्री सिविक्स का हमने बोर्ड का दिया हुआ क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने इसको लिख के प्रैक्टिस किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए अच्छे से, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। कल से हम लोग कल से या तो मोस्टली ना मंडे से नेक्स्ट वीक से सीधा ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ज्योग्राफी का पेपर मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव सब साथ में एक साथ दिए हैं, चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है। सो वो थोड़ा हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट स्टार्टिंग का जितना है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, एमसीक्यूज, फिलअप्स वगैरह जो भी है, वो आप सभी लोग सॉल्व करके रख लीजिए ताकि हम डिस्कस करें तो आपके पास आंसर रेडी हो। ओके, थैंक यू शेड्स फिल्टर, आपने सब्सक्राइबर के लिए ऐसा किया, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा बेटर होगा आप अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट के इसमें भी सबको, बच्चों को सबको शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, मेरा चैनल वीडियो शेयर कर दो सारे बच्चों को ताकि उनको हेल्प हो जाए। पेरेंट्स के पेरेंट्स काफ़ी दोस्त होंगे ना, तो जिनके बच्चे भी तो होंगे, सो सबको शेयर कर दो, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना। So that is for today's session. Thank you so much. Thank you 5,000 times. And that's it. All the best. मंडे मिलेंगे हम लोग ज्योग्राफी के सेशंस के बाद, साथ डिस्कस करेंगे। एंड टेक केयर एवरीवन। बेटा प्रतीक जी, आप अभी तक लगता है बहुत ही ज़्यादा, बेटा उठ जाओ, अभी कैंसिल बिल्कुल नहीं होगी। वर्षा जी जो है बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ठान लिया है एग्ज़ाम तो कैसे भी करके लेके रहेगी, तो ये ख्याल निकाल दो बेटा, कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा। हाँ बेटा, मैप के क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी श्रीमय, सारा सब कुछ करेंगे।
तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बाय।